तभी वह आएगा। उत्तरकालीन मुगल वंश मैंने औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह प्रथम आया, जहांदार शाह आया, फर्रुखसियर आया, ये लोग आते चले गए और वहां से पतन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इस मध्यकालीन को यहाँ तक शामिल कर लें, ठीक है। लेकिन यह 1707 यहाँ नहीं रखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसको भी देखना है सांस्कृतिक आधार पर। संस्कृति में धर्म भी होता है, मान धर्म के आधार पर भी हम लोग इसको बांटेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 712 के पहले भारत में कौन सा धर्म सबसे लोकप्रिय था? सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। मतलब सनातन धर्म बोलिएगा तो इसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। उसी सनातन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म भी आ जाएगा, बौद्ध धर्म भी आ जाएगा, वैष्णव धर्म भी आ जाएगा, शैव धर्म भी आ जाएगा। तो सनातन धर्म कहिए या हिंदू धर्म के लोगों ने शासन व्यवस्था को संचालित किया। आप सीरियल वगैरह देखे होंगे, कहानी वगैरह में सुने होंगे बचपन में, तो जो प्राचीन काल में जितने भी शासक थे वह सब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ही मानने वाले अधिकांश शासक थे ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सनातन धर्म के अनुयायी। अनुयायी यहाँ लिखे, अनुयायी का मतलब कि अधिकांश लोग वही थे, ठीक है। अब यहाँ हो गया, यहाँ पर कौन सा धर्म होगा बोलिए। देखिए 712 से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। यह चलता है 1526 तक। 1526 में बाबर आक्रमण करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और तब मुगल वंश स्थापित हो जाता है। तो मुगल वंश के शासक भी तो इस्लामी धर्म के मानने वाले थे ना, और वह औरंगजेब तक चलता है। तो यहाँ इस्लाम धर्म हम लोग लिख देंगे। इस्लाम धर्म के अनुयायी माने जो शासन कर रहे थे, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, यानी कि सभी लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। बहुत सारे हिंदू धर्म के थे, लेकिन जो शासन कर रहे थे अधिकांश वो इस्लाम धर्म के ही थे, मानने वाले थे। और अगर यहाँ पर मैं केवल यह लिख दूंगा तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। 1498 में कोई आया था, क्या आया भारत? कौन आया? वास्को डी गामा, पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन सा धर्म मानने वाला था वो? अंग्रेज था, पुर्तगाली था। कौन सा धर्म मानते हैं वो लोग? विश्व में अभी सबसे ज्यादा किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? ईसाई धर्म। तो वह भी ईसाई धर्म को ही मानने वाला था। देखिए भारत पर जब आक्रमण हुआ आधुनिक काल में, मैंने आक्रमण नहीं कहेंगे, यूरोपीय व्यापारी आए व्यापार करने के लिए, तब पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए ना। तो यह लोग सभी लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और जब 1757 के प्लासी का युद्ध हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। तो राजनीतिक सत्ता जब स्थापित कर लिया तो एक तरह से हम लोग कहेंगे ना, और यह 1947 तक चलता है, 15 अगस्त 1947 तक। और वह लोग जो शासन व्यवस्था को संचालित किए 1757 से लेकर 1947 तक, वह सब के सब कौन धर्म को मानने वाले थे? क्रिश्चियन या ईसाई धर्म। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना 1498 से या 1948 या 1950। ये तो हम पहले भी चर्चा किए थे, 48 और 50 क्यों लिखे। तो यहाँ ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के अनुयायी। तो अब सांस्कृतिक के आधार पर और कालक्रम के आधार पर आप बता सकते हैं ना किसी को भी कि भारत के इतिहास को दो रूपों में बांटा गया है, दो आधारों पर बांटा गया। एक कालक्रम के अनुसार, एक सांस्कृतिक आधार। जैसे सांस्कृतिक में धर्म भी रहता है, यहाँ प्राचीन काल में अधिकांश सनातन धर्म के लोगों ने शासन किया, मध्यकालीन अधिकांश इस्लाम धर्म के लोगों ने शासन किया, और आधुनिक काल में अधिकांश ईसाई धर्म के लोगों ने शासन किया। ये क्लियर है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई भी पूछ रहे तो आप बता सकते हैं, चाहे आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि इतिहास तुम्हारा विषय है तो बताओ कि किस रूप में बांटा गया इतिहास को 3 भागों में। अगर मान लीजिए मैंने अभी कहा था कि मैं अकबर को मध्यकाल में न रख करके प्राचीन काल में रखूंगा, तो रखा जा सकता है? क्यों नहीं रखा जा सकता?
से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक, जैसे मान लीजिए तो इस्लाम धर्म का था, ठीक है, लेकिन काल भी तो इसमें नहीं आ सकता है, आएगा 1556 से 1605 उसका काल है ना, तो यह इसमें कभी नहीं आ सकता है। एक तो वो इस्लाम धर्म का अनुयायी था, भले धर्मनिरपेक्ष बाद में हुआ, दीन इलाही लाया, लेकिन वह इस्लाम धर्म का अनुयायी था और इसका काल भी इसी में आएगा, तो इसको इसमें भी नहीं रख सकते हैं और इसको इसमें भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं। अशोक को इसमें रख सकते हैं, ना इसमें रख सकते हैं, ना इसमें रख सकते हैं, क्योंकि वह इस्लाम धर्म का मानने वाला नहीं था, वह तो बौद्ध धर्म में ज्यादा अनुराग रखता था और उसका काल भी अलग है। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दीजिएगा। आगे बढ़े ना। अब जो यहाँ दिया हुआ है स्रोत, तो स्रोत बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने भारत के इतिहास पर किताब भी एक लिखा है और उस किताब से जो है 40 में 40 क्वेश्चन आ जाता है, इतना ही पतला है, क्योंकि इतना हम लोग उसको पढ़े हैं, बनाए हैं अपने पढ़ने के लिए, और फिर मैंने उसको बुक फॉर्म में लाया और सबसे ज़्यादा मेरा वही बुक बिकता है, भारत का संपूर्ण इतिहास। उसमें हर चैप्टर के बाद मैंने क्वेश्चन भी दिया है, तो उसी आधार पर उसमें आप पढ़िएगा तो पहला ही चैप्टर स्रोत होगा और एक बार पढ़ने के बाद वह याद हो जाता है। तो वही बात मैं यहाँ पर लेकर के आप लोगों को आ रहा हूँ कि स्रोत अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए, हम लोग भी बताया जाता था जब हम लोग, क्योंकि हम लोग कोचिंग नहीं किया लेकिन हम लोग ग्रुप डिस्कशन किए, तब हम लोग को आइडिया है कि स्रोत पर अगर बढ़िया से पकड़ बनाया जाएगा तो यह सब चैप्टर्स को लेकर के साथ में चलता है। तो वही हम लोगों को पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। तो पहला चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं स्रोत। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत का स्रोत हो जाएगा, मध्यकालीन पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत का स्रोत हो जाएगा। तो सोर्स या स्रोत कुछ भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, हम लोग से पूछे कोई कि प्राचीन भारत के इतिहास के कितने प्रकार के स्रोत हैं, तो कितने प्रकार के स्रोत हैं? 3 प्रकार के स्रोत हैं। ठीक है, लेकिन स्रोत के पहले एक फंडामेंटल बात जो है ना, और आप जान लीजिए, जैसे हम देख रहे हैं सिलेबस में है कि प्राचीन भारत के इतिहास जो हम लोग पढ़े, तो पहले तो इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, भारत का इतिहास, और 2 भागों में विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा हमने, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास को भी बांट लेंगे तो और हम लोगों को समझ में आ जाएगा, तब हम स्रोत पर चलते हैं। जैसे प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात करें, प्राचीन भारत, तो इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं। या भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में भी पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, और शायद आप लोगों को भी याद है, आप लोग जानते होंगे। यह 3 भागों में है, हम लोग इसको बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक, हाँ, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज जिसको कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा आदि काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो कहते हैं, प्री प्रोटो या प्रो हिस्टोरिक एज। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल वैसा काल जिसमें मानव जो है वह सभ्य नहीं बना था और किसी ही प्रकार का लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़े हैं, हाई स्कूल वगैरह में आप लोग भी पढ़े होंगे कि जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन उसमें एक और लाइन जोड़ेंगे, वैसा काल जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, साथ ही मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी नहीं बना था, मतलब जंगली मानव था, आदि मानव था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, उदाहरण है, अगर आपसे पूछे कि उदाहरण दीजिए, तो हड़प्पा सभ्यता
के पूर्व का काल यह होगा। और इसमें लिखित साधन मिला है? नहीं मिला है, लिखित साधन नहीं मिला है। मतलब जो भी हम लोग जानकारी है ना, जो खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया, जो पुरातात्विक स्रोत मिला, वही हम लोगों का आधार है, लिखित में। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो कहते हैं इसको, प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्रो हिस्टोरिक एज भी कह सकते हैं आप। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसका अर्थ हम लोग अभी तक नहीं निकाल पाए। ठीक है, हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, शब्द वही इधर उधर कर सकते हैं आप, नहीं पढ़ पाए हैं, अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। वैसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो यह तीन में आपको याद सबसे पहले कौन रखना है? या क्योंकि यह पूछा गया परीक्षा में उदाहरण में, और वह उदाहरण आप देंगे तो कौन सा काल है? हड़प्पा सभ्यता, इसका उदाहरण है। परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऐतिहासिक काल। दूसरा रूप से पूछेगा तो पूछ देगा आदि ऐतिहासिक काल से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे करके दे देगा विकल्प में। तो सबसे पहले हम लोग यही है। ठीक है, वैसा काल जिसमें लिखित साधन भी उपलब्ध है, उसको हम लोगों ने पढ़ भी लिया है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था, उस काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। और इसकी शुरुआत होती है भगवान बुद्ध के काल से। 600 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक के काल को जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बीतते जा रहा है ना, तो अभी तक के काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दिया जा सकता है। तो यहाँ लिखित साधन नहीं था, यहाँ लिखित साधन है, लेकिन इसका अर्थ अभी तक नहीं निकाल पाए। यहाँ लिखित साधन है, इसका अर्थ भी निकाल लिए और मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था। ठीक है, हेलो, क्लास में थोड़ा निकल रहा है तो बात करते हैं। किसका? नहीं अभी नहीं होगा, सर बोले 1 घंटा के बाद बात करेंगे। तो यही हम लोगों का बेसिक जानकारी है। भारत के इतिहास को हम लोगों ने बांटा और प्राचीन भारत के इतिहास को ही हम लोग 3 भागों में बांटे। इसमें कोई दिक्कत है? अगला क्लास में आप लोग से पूछेंगे भी, पूछने का मतलब ये नहीं जांचना नहीं है, आपको याद करा देना। ठीक है, सर कुछ पूछना है सर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए ना सर। वो कौन से किस में आता है सर? क्या बोल रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता रहे वही बात है, हड़प्पा सभ्यता रहे वही बात है। इसको मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। जब वो चैप्टर आएगा तो और विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है। विभिन्न नाम है। जब हम सिंधु घाटी के तट पे हुआ तो इसलिए उसको देखिए इसमें है ना कि जब प्राचीन काल में नदियों के किनारे ही, चाहे नदी घाटी में ही कोई सभ्यता का जन्म होता था। ठीक है, तो जब प्रारंभिक जैसे खुदाई किया गया तो पहला तो हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई 1921 में, लेकिन 1922 में सिंधु घाट मतलब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की खुदाई की गई और उसी के इर्द गिर्द में बहुत सारा साक्ष्य मिलने लगा, जैसे चांदहुद्रों की भी खुदाई कर दी गई। तो 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। उस समय लगा कि इतना ही क्षेत्र में होगा, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम रख दिया गया 1924 में सर जॉन मार्शल ने रखा। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा जगह का बाद में भी खुदाई हुआ, जैसे 1954, 53, 54 में लोथल है, कालीबंगा है, चांदहुद्रो है, बनावली है, धौलावीरा है सब ना जगह। 7 को नगर की संज्ञा दी गई है। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो 1990-91 में धौलावीरा की खुदाई की गई।
तो छोटा सा यह क्षेत्र था ना, जो बढ़ करके 14,99,900 वर्ग किलोमीटर है ना, के क्षेत्र में लगभग 15 मान के चलिए। तो इतना बड़ा यह क्षेत्र हो गया। तब पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार जब क्षेत्र का विस्तार हो जाए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इस क्षेत्र का इसका विस्तार हुआ तो यह उत्तर प्रदेश तक आ गया, यह महाराष्ट्र तक आ गया, आप उत्तर में जाएंगे तो कश्मीर तक आ गया, पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आप बलूचिस्तान मकरान तट तक आ गया ना। तो इसीलिए जब क्षेत्र का विस्तार हो गया, इसीलिए पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार या पुरातत्व विषय में माना गया कि जब क्षेत्र का विस्तार हो जाए तो उस सभ्यता का नाम उसी स्थल के नाम पर रखना चाहिए जिसके बारे में पहली बार जानकारी हुआ। तो पहली बार हम लोग जानकारी किसके बारे में हुआ? हड़प्पा के बारे में हुआ। और इसीलिए वर्तमान समय में या आधुनिक अनुसंधान के अनुसार सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दे, वर्तमान शब्द लगा दे कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। तो पूछेगा क्यों, कैसे, तो आपको ऐसे जवाब देना, ठीक है। तो जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो हम और विस्तार बता देंगे। आगे जी सर, बढ़ेगा। धन्यवाद। अब सुनो, प्राचीन भारत के इतिहास का सोर्स या स्रोत। देखिए, 3 मैंने कहा कि स्रोत है, 3 स्रोत। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हम भी भारत के इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास का खाका जो है वो आप बना सकते हैं। तो वह 3 स्रोत हैं कौन कौन, कितना है? एक है पुरातात्विक,